है कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या हमारे लोग हिंदू हैं नहीं या मान नहीं रहे हिंदू? क्योंकि आज जब आप भारत को पहले देखेंगे तो मुस्लिम हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है, सरदार हमारे पीएम रह चुके हैं। उस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू खतरे में थे, है ना। जब आपके हर पोजीशन में अब हिंदू लोग बैठे हुए हैं तो अब हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या ज़रूरत है? अब हाँ, अब तो सरकार है ना आपकी, तो हिंदू खतरे में कैसे हैं? सारे पोजीशन होल्डर आप, सारे बड़े बड़े पोजीशंस में आप बैठे हुए हैं, तो हिंदू खतरे में कैसे हुआ? इसका मतलब ये है कि आपको पोजीशन मिल गई तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब नहीं थी तब सब कुछ ठीक था। ये कह रहे हैं ना, मैं एक कर रहा हूँ सबको, एक धागे में पिरो रहा हूँ मैं सबको, देखिए एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सारे हिंदू। कैसे? जात पात खत्म करके देखिए। कैसे जात पात की करो, कैसे? हिंदू हिंदू, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कैसे जात खत्म करेंगे? जात खत्म करने का तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला हुआ है ना कि आपको एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ा है ना आपने, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जात को कैसे खत्म करना है। आप इंटरकास्ट मैरिज करिए, क्या वो कर रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज? नहीं कर रहे हैं ना। खत्म होगी तो सब कुछ होगा ना। तो जात पात खत्म कैसे करने का इनिशिएटिव तो कुछ होगा भाई, कोई तो होगा, कुछ स्टेप्स ले। वही तो थी ना, देखिए यात्रा से आप कैसे जात पात खत्म कर दोगे? यात्रा से आप जात पात कैसे खत्म करोगे? लोगों को जागरूक कर रहे हैं वो, देखिए ऐसे नहीं होती जात पात खत्म। जात पात खत्म करने के लिए आपको ये मानना ज़रूरी है कि सब एक जैसे हैं। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं गजेंद्र जी। ये मनुस्मृति को जब तक इन्होंने अपना मूल मंत्र माना हुआ है ना, जब तक ये उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक ये एक नहीं हो सकते। क्यों दिक्कत नहीं है? मनुस्मृति में दिक्कत है। और दूसरे का तो छोड़ ही दीजिए, आप महिलाओं की बात पकड़ लीजिए। जब महिलाओं को घर से निकलने की आज़ादी नहीं है तो वो मनुस्मृति किस काम की हमारे? जब महिला को कोई काम करने का अधिकार नहीं है तो वो मनुस्मृति किस काम की हमारे? जगत गुरु जो हैं रामभद्राचार्य, वो कह रहे हैं बाबा साहब ने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं था, उनको संस्कृत आती नहीं थी, उन्होंने वैसे ही जला दिया। तो हमें बता दी, तो मुझे बता दीजिए ना वो जगत गुरु जी। मैंने तो पिछली बार भी आपसे ये चीज़ बोली थी कि जगत गुरु जी ने अगर सब कुछ पढ़ा ही हुआ है मनुस्मृति, तो जो श्लोक इतने सारे हैं, ढोल गवार शूद्र परशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, इतने सारे श्लोक हैं, हम तो बता रहे हैं, क्या वो मनुस्मृति में नहीं लिखी है? तो जो सही मनुस्मृति है वो दिखा दीजिए। और ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ ना, ऑथेंटिक आपको मनुस्मृति में पढ़नी है तो गीता प्रेस की पढ़ी है ना। डर क्या है हिंदू राष्ट्र से? डर कुछ नहीं है। जब कंट्री सेक्युलर है तो आपको हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों है? हिंदू राष्ट्र किस बेस पे बनाओगे? अगर नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, ऐसे कोई भी आ जाएगा, मुस्लिम आ जाएंगे कि हमको मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, सिख आ जाएंगे कि हमको खालिस्तानी राष्ट्र बनाना है, क्या पार्लियामेंट में ये मुद्दे उठने चाहिए? मुझे बताइए आप, क्या सपोर्ट करेगी पार्लियामेंट इस चीज़ को? क्या पीएम सपोर्ट करेंगे? क्या दूसरे जो पोजीशन होल्डर है वो सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये धर्म में आपको जकड़े रखना चाहते हैं, है ना। वो चाहते हैं, क्योंकि देखो ना अभी धर्म में जकड़े हुए हैं, तभी तो डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ पे बोल देता है कि हम इंडिया के ऊपर 300% टैरिफ लगा देंगे, तब हमारे लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो धर्म से निकले तब तो उनको ये सारी चीज़ें पता चले ना। तो संतों का बस सपना ही रहेगा हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र बनाना अगर इतना आसान होता तो अभी तक बन चुका होता। हिंदू राष्ट्र बनाना अगर इतना रोड़ा है संविधान, अगर संविधान है तब तक हिंदू राष्ट्र क्या कोई भी राष्ट्र नहीं बन सकता है। ये कंट्री सेक्युलर रहेगी और हमेशा रहेगी। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे ही संविधान लिख के नहीं चले गए कि उनको ये सारी चीज़ें पता थी कि हमारे बाद आने वाले लोग क्या क्या करने वाले हैं। वो आरएसएस से भी बहुत अच्छे से मशरूफ़ थे, वो इन लोगों से भी बहुत अच्छे से मशरूफ़ थे कि उनको पता था ये सारी चीज़ें कि ये करेंगे मेरे जाने के बाद। और उनको ये भी पता था कि मेरे लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे। अगर वो सड़कों पर उतरेंगे तो उनके सपोर्ट के लिए उतरेंगे। और हमारे बेवकूफ़ लोगों को आप देख ही रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की पालकी सबसे ज़्यादा यही ढोते हैं और हमारी महिलाएं ढोती हैं, क्योंकि उनको बेड़ियों में जकड़ना बहुत अच्छा लगता है। हमारी महिलाओं को बेड़ियों में जकड़ना बहुत अच्छा लगता है। वो पार्लियामेंट में भी अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ ना, पर उसको इम्प्लाई नहीं किया गया। हमारी महिलाएं उस चीज़ क्या क्राइटेरिया रखा है उन्होंने? परिशीलन होगा तभी तो लागू होगा। कहाँ क्या? जब आपको सारे एमपीज ने एक साथ में देख के लिख दिया, ये चीज़ बोल दी कि आप पास करवा दो, हमने पास करवा दिया सब कुछ, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि 2029 में फिर से हमारी सरकार बनाई है। को हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? आप क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि हम लोग इक्वेलिटी मानते हैं, क्योंकि हम लोग सेक्युलर है, ठीक है। हम लोग भाई बंधुत्व में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को प्रॉब्लम है नहीं है ना। अगर होता तो वो इंसान ये चीज़ नहीं बोलते कि कास्ट सिस्टम को वैसे ही रखने दो। कहाँ? वो तो जात पात कहीं, अरे कितनी इंटरव्यूज़ हैं उनके, उसमें उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण का काम करने दो, शूद्र को शूद्र का काम करने दो, दलितों को दलितों का काम करने दो। बोला है कि नहीं बोला है? दिया हुआ है। आपको हिंदू नहीं मानती है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हूँ हिंदू।
और क्या हुआ? क्योंकि जिस वक्त आप हिंदू, जिस वक्त आप मुस्लिम, जिस वक्त आप ये सारी चीज़ें हो जाता है, भारतीय छोड़ देते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा ये चीज़ बोले कि फर्स्ट एंड लास्टली वी आर इंडियंस। तो हमारे उसके अलावा कोई आइडेंटिटी होनी नहीं चाहिए फिलहाल तो। और व्हेन यू आर, हम में ऐसे हिंदू में क्या क्या खराबी क्या है जो आप लोग इतना सब कुछ खराब है। उनके ग्रंथ उठा के पढ़िए, महिलाओं के विरोध में कितनी बातें लिखी गई हैं। रामायण पढ़िए उठा के, आपको पता चलेगा कि सीता के विषय में। नहीं तो मैं, हाँ तो वही मानते हैं, हाँ वही तो मैं बोल, कहते हैं ना, देवी मैं कमाल की बात है गजेंद्र जी, ये वही धर्म है जिसमें हम लोगों को लक्ष्मी भी माना जाता है, ये भी माना जाता है। और उस वक्त जब विमेंस मेंस्ट्रुएशंस में होती हैं, उस वक्त किचन में भी घुसने नहीं दिया जाता है। ये ग्रंथ है उनका। जात पात भी छोड़िए, महिलाओं की आधी आबादी जब महिलाएं हैं उनकी इज्जत नहीं है वहाँ पे। कौन सा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र था ना जब ब्राह्मण थे, जब प्री वैदिक पीरियड चल रहा था, तब तो था ना। तब तो सब हिंदू ही थे, दलित ही थे, और उसके बाद ब्राह्मण ही थे, सब कुछ तो फॉलो हो रहा था। उस वक्त ऐसी परिस्थिति क्यों चल रही थी? क्यों हम लोगों को आना पड़ा, क्यों ग्राउंड में निकलना पड़ा कि हम लोगों के साथ में अनटचेबिलिटी होती है, आज भी होती है। तो हिंदू राष्ट्र में भेदभाव होगा? बहुत होगा, बहुत होगा, ये हर जगह। क्योंकि क्या है ना, आप खुद सोच के देखिए ना गजेंद्र जी, जो लोग सुपीरियर हैं, जिन लोगों को हमेशा से ये चीज़ मिलती आ रही है कि हम लोग सुपीरियर हैं, हम लोगों के पास में सारी पावर है, हम लोग किसी को डिमोटिवेट कर सकते हैं, डिप्रेस कर सकते हैं, तो वो इस चीज़ को कैसे छोड़ सकते हैं? आप मुझे बताइए। अगर धीरेन्द्र शास्त्री को इतना ही दिक्कत है तो खुद कर ले एक दलित से शादी। मैं तो बोल रही हूँ ना, जात पात, खाना खाने से क्या हो जाता है मुझे बताइए? खाना खाने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता। क्या होता है? खाना खाने से क्या हो जाता है? जात पात हट जाएगी। जात पात आप मुझे लिख के दो कि खाना खाने से जात पात हट जाएगी तो मैं मान लूँ। नहीं हटती। क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी ये लिख के दे सकते हैं कि मैं खाना खाने जाऊंगा तो हम लोग इक्वल हो जाएंगे? जो आपकी तो डिमांड है वही तो धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं कि क्यों जात पात की करो विदाई, देखिए देश नहीं होगा ना? हिंदू राष्ट्र में जात पात नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि ये उनके ग्रंथ बोल रहे हैं। अगर होनी होती तो टावा की घटना नहीं हो रही होती, है ना? होनी होती तो हमारी महिलाएं इतने घर में नहीं रह रही होती, वो निकल के आती बाहर। आज भी 70% रेशो है वुमेन्स का लिटरेसी रेट में, क्यों नहीं निकल के आती हैं बाहर? इनकी बेटी बहू बेटियाँ को तो इन्होंने भेज दिया, लेकिन हमारे लिए आप हिंदू राष्ट्र की रेल में दौड़िए, आप बाहर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ सकते। जो मौजूदा व्यवस्था देश में चल रही है संविधान की, धर्मनिरपेक्ष है भारत, तो उससे क्या दिक्कत है इन लोगों को? इनको दिक्कत ये है ना, धर्मनिरपेक्ष है तो सब लोग आगे आएंगे, SC ST कम्युनिटी के बच्चे निकल के आएंगे, वो मेरिट में आएंगे, ठीक है, वो पोजीशन होल्डर बनेंगे। आप देख लो ना, टीना डाबी को भी मिला ना अवार्ड मिला ना। क्यों? क्योंकि वो मेरिट में आई, ठीक है। उनकी जगह कोई और होता, अगर वो मेरिट में नहीं होती तो उनको दबा दिया जाता। लेकिन टीना डाबी पूरी तरीके से वो सोशल मीडिया पर हावी है, इसलिए वो उसको नकार नहीं सकते हैं। तो ये उनको पच नहीं रहा है ना कि हमारे लोगों को आप थोड़ा भी दे दोगे अपॉर्चुनिटी तो निकल के बाहर में आएंगे। और क्या पता कल को आपकी पोजीशन में आके बैठ जाए, तो उनको पता है कि हमने इतना उत्पीड़न करते हैं, ये पोजीशन में आएंगे तो हमारे ऊपर उत्पीड़न करेंगे। CGI साहब जो BR गवई साहब थे, वो आज उनकी फेयरवेल होगी, ये विदाई होगी, आज उनका लास्ट दिन है। उनके जो कार्यकाल रहा 6 महीने का CGI के पद पर, उस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके कई फैसले ऐसे रहे जिनके सराहना की जा रही है, और कई फैसले ऐसे जिनका आपने भी विरोध किया। आई डोंट थिंक सो। उनके जजमेंट इतने भी, देखिए हमारे CGI हैं, मुश्किल से बनते हैं, ये हम भी जानते हैं, पर जितना एक्सपेक्टेशंस थी उस एक्सपेक्टेशंस में खड़े नहीं उतरे हैं। और कोई भी एक बड़ा, क्योंकि यार सबसे बड़ा मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था ना कि बौद्ध गया में जब हमारा मंदिर की बात हो रही थी, बौद्ध गया टेम्पल की, कि वहाँ पे बुद्धिस्ट होने चाहिए, हिंदू को निकालना चाहिए, वो आपके अंडर में था, आप एक हाथ में उसको दे सकते थे, है ना, उसका फैसला दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया आपने, ठीक है। तो देखिए सरकार करेगी ना, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए ना, आप क्यों कर सकते थे ना, उन्होंने नहीं किया ना इंटरफेयर। और उसके बाद आपके ऊपर जूता भी पड़ जाता है तो भी आप अपने लिए तो कुछ बोल नहीं पा रहे, हमारे लोगों के लिए क्या ही बोलेंगे। तो इतना बड़ा दिल दिखाने की जरूरत थी नहीं ना, मैं वही तो बोल रही हूँ। कोई एक ऐसा, उसके बाद तो सब क्लासिफिकेशन में भी उन्होंने ये चीज़ बोल दी थी भाई कि हम क्रिमिनल लगना चाहिए। तो आप कौन से अम्बेडकर को फॉलो करें, कौन से बुद्धिज़्म को फॉलो करें, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो अब बोलना आपके एक्शन से समझ में आता है ना, आप अम्बेडकरवादी है कि नहीं, बोलने से क्या होता है। तो आप खुश नहीं थे? नहीं, मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश तो हम थे नहीं। हाँ, ये था, एक्सपेक्टेशन थी कि जब उन्होंने शपथ ली तो ऐसा लगा कि शायद बहुत फेवर में हम लोगों के देंगे वो, पर लेकिन उन्होंने दिया नहीं। अब देखिए पोस्ट जितनी थी सुप्रीम कोर्ट में, देखिए उनमें तो रिजर्वेशन डाल दिया,
ओबीसी एक आध करने से कुछ नहीं होता, वो तो उनकी मजबूरी थी कि लोगों का ध्यान था उनकी तरफ, है ना, तो कुछ ना कुछ लेना था। पर जब बड़े बड़े मुद्दे हुए, जब आप ही को जूता पड़ा, तब आपने इतना बड़ा दिल दिखा दिया, है ना। और स्टेटमेंट में अब देखिए कितना बड़ा फैसला लिया क्या ले लिया फिर बुलडोजर में, रुका बुलडोजर ये गलत बुलडोजर राज रुका। रुका ना रुका वो अलग बात है, हाँ, तो लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए था ना। भाई सीजीआई हैं आप, कोई नॉर्मल जज तो है नहीं। आप अभी एक स्टेटमेंट दे देते या आप कोई ऐसा रूल निकाल देते, है ना, कोई जजमेंट दे देते जो आपके कोर्ट तक आया हो बुलडोज़र राज का। वो भी छोड़ो, अयोध्या का कोई इतने सारे केस पड़े हुए हैं उनके पास में, वो खोल के उसमें डिसीजन दे देते तो पता चलता कि आप विरोध कर रहे हैं। बोल देने से थोड़ी कुछ होता है गजेंद्र जी, बोल तो इतना कुछ देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री में बहुत कुछ बोल देते हैं, करके दिखा रहे हैं क्या? नहीं दिखा रहे। उनका मुँह भी नहीं खुलता है ट्रम्प के सामने, इतना कुछ बोल देता है ट्रम्प। अभी तो मैंने बोला ना 300% टैरिफ लगाया है कि आप इंडिया कुछ बोलेगा तो 300% टैरिफ लगाएंगे हम। कुछ बोला उन्होंने? नहीं बोला। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो जैसे पहले सीजीआई रहे वैसे यही रहे। आप ये, मैं बता रही हूँ, आप ये मान लो धीरे धीरे अब सब कुछ हाईजैक होने वाला है। धीरे धीरे हर जगह आप इलेक्शन भी देख रहे हो अभी, है ना, हमारे सीजीआई जी को भी देख रहे हैं आप, बीजेपी का ना बोलना भी देख रहे हैं, पीएम का खामोश रहना भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। धीरे धीरे ये जो राष्ट्र है वो डेमोक्रेसी से हट के वो डिक्टेटरशिप में जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। वो बचा हुआ इसलिए क्योंकि संविधान है। लोग कहते हैं बीजेपी जब तक रहेगी लोकतंत्र बरकरार रहेगा। देखिए आप कह रही हैं ये लोकतंत्र अगर बचा होता तो ऑपोजिशन की आवाज़ खत्म नहीं करी दी होती ना। लोकतंत्र तो बोल रहा है ऑपोजिशन नहीं, तो ये हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों को नहीं पता ना कब हमको उठा के अंदर डाल दिया जाएगा, यूएपीए लगा दिया जाएगा। जो बोल रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था सोनम वांगचुक, उनको तो अंदर भेज दिया इन्होंने। क्या किया उन्होंने? अभी राहुल गांधी के ऊपर 272 जो लोग हैं वो खुल के बोल रही हैं, आप पे तो नहीं लगा? हाँ नहीं ना गजेंद्र जी, आपको पता नहीं है ना, मुझे भी नहीं पता कल को कौन आके हम लोगों को अंदर कर देगा। वी डोंट नो। हम लोग तो बोल इसलिए रहे कि हम चाहते हैं कि कम से कम बच जाए हमारे बोलने की वजह से। बदनाम कर रही है सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार अपने आप को बदनाम करके फिर रही है। हम लोग तो इंडिया के लेवल में बोल नहीं रहे। आप ग्लोबली देखिए जो चीथड़े उड़ाए हमारे इज्जत के नरेंद्र मोदी जी ने, जब मैं बता तो रही हूँ, इतने जो चीथड़े उड़ाए हमारे इज्जत के मोदी जी ने, जब सीज फायर हुआ था यहाँ पे कोई आके खड़ा नहीं हुआ तुम्हारे सपोर्ट में। दुनिया में उसे नहीं काय का सम्मान? जब आपको सारे फॉरेन कंट्रीज को आपके साथ में खड़ा होना चाहिए था। जब सीज फायर हुआ पाकिस्तान के साथ में खड़ा था। कौन से इंटरनेशनल रिलेशन आपने बिल्ड किया? मुझे घर की कहानी है तो देश की छोड़िए। जब दो आदमी में झगड़ा होता तीसरा आदमी करवाता ना फैसला, तो इसमें कौन सी बड़ी तीसरा आदमी करवा रहा है, मैं समझ गई। आगे तो ठीक है। ट्रम्प ने ये चीज़ बोल दी कि सीज फायर हमने रुकवा दिया। ट्रम्प ने ये भी चीज़ बोल दी कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने बहुत अच्छा काम किया। आपको पता है 2 दिन पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका? वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो अब आप बोल रहे तो इंडिया क्यों नहीं बोल रहा? अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा? इंदिरा गांधी के टाइम में जब अमेरिका इंटरफेयर कर रहा था, जब इसको अलग करने की बात हो रही थी बांग्लादेश को, तब इंदिरा गांधी ने ये चीज़ बोली थी कि हमारे इंटीरियर मामलों में अमेरिका कोई नहीं होता बोलने वाला। ये गट्स कहाँ गए आपके? कहाँ गए? आप तो बोल नहीं रहे कि अब वो तो छोड़िए, आप कहीं भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप चाइना के ऊपर बोल रहे हैं कि हम चाइना के साथ में ट्रीटी कर लेंगे। भाई वो जो आपके अरुणाचल प्रदेश में घिर के बैठा हुआ है, आप उसके अगेंस्ट में तो कुछ नहीं बोल सकते, उसके साथ ट्रीटी करने पहुंच गए। बिहार में चुनाव हुए, नतीजे आए, खुश हैं? ये वहाँ भी गड़बड़ हुई है? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। देखिए एक तरफा आपको ऐसा नहीं लग रहा है एक तरफा की एनडीए की जीत हुई है? जनता ने वोट दिया। हाँ, भर भर के दिया यार। इतना दिया है कि पूरा आंधी तूफान से पूरा ऑपोजिशन ही क्लियर कर दिया, इतने खतरनाक तरीके से। लोग काम नहीं करते, चुनाव प्रचार नहीं करते तो क्या? देखिए सवाल इसमें तो ये भी उठता है, राहुल गांधी के ऊपर भी उठता है कि वो क्यों चले गए फॉरेन। जब इतना क्रूशल टाइम चल रहा था बिहार में, तो आप फॉरेन किस वजह से चले गए ना? सवाल तो आपके, हम ऑपोजिशन में है इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का सराहना कर रहे हैं कि जो ऑपोजिशन में हमने जो गलत काम किया हम उनके साथ में, बिल्कुल नहीं। सवाल राहुल गांधी से भी होना है और सवाल तेजस्वी यादव से भी होना है कि आपको किस बात का घमंड था इतना कि आप जीतेंगे। समीक्षा करनी पड़ेगी। हर चीज़ आप वोट चोरी में डाल दोगे। और मेरा तो सबसे बड़ा मुद्दा है, जब आपको पता है, आपने इतने प्रूफ दे दिए, ईसीआई के अगेंस्ट में आप इतना कुछ कर रहे हैं, जब आपने इतना कुछ बोल ही दिया है, जब आपको इतना कुछ पता ही है कि सब कुछ गलत हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, तो ऑपोजिशन चुनाव लड़ क्यों रहा है? मतलब एक साथ में बाइकआउट कर देना चाहिए। जब ऑपोजिशन, आप मुझे बताइए, जब ऑपोजिशन हथियार फेंक देगा, वो बोलेगा हम कहीं भी इलेक्शन नहीं लड़ने वाले, सारा इंडिया अलायंस है ना, कितनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, तो रूलिंग पार्टी, आपने कितने भी कर्मकांड किए हो जो आपको ब्लैकमेल कर रही हो रूलिंग पार्टी, मैं तो यहाँ पे बोल रही हूँ ना कैमरे पे, तुमने कांग्रेस में कोई क्यों ना हो, सपा में कोई क्यों ना हो, अगर आपने कितना भी कोई गलत काम किया हो जिसकी वजह से आप डरे हुए हैं, अगर पूरी ऑपोजिशन एक साथ में ये चीज़ बोल दे कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे कहीं पे, तो रूलिंग पार्टी के ऊपर
कितना बड़ा हमला होगा ये आप मुझे बताइए। तो बाइकआउट कर देना चाहिए। बिल्कुल रूलिंग पार्टी को फिर पूरे सही तरीके से, और इसी वक्त उनको ये भी चीज़ बोलनी चाहिए कि सारा डेटा हमको प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है, बैलेट पेपर सिस्टम होना चाहिए, एक बार में सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यही है ना, आप भी चाहते हैं कि हम एक बार पावर में आ जाए, हमारे पास ईवीएम आ जाए तो थोड़ी वोट चोरी हम भी कर लें, हम भी पावर में आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपका दिखाता है मेंटलिटी कि आप भी एक बार गद्दी में बैठना चाहते हैं। 70 साल में कांग्रेस ने बहुत सारे अच्छे काम नहीं किए सर, गिरे वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम थे जो जिससे लोग परेशान थे, जिससे जनता ने बिल्कुल, जिससे जनता ने नकारा। तो ये चीज़ समझिए आप।